हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, अभी तक जितनी नोट्स में हेडिंग थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर की, सारी हेडिंग नोट्स वाली तो कंप्लीट है। पर बेटा, कहा था, बहुत बार कहा था, चैप्टर खत्म होके भी खत्म होना बहुत मुश्किल होता है ये वाला। क्योंकि बेटा, एनसीईआरटी में बहुत सारी हेडिंग है जो अभी भी डिस्कस्ड नहीं हुई। ठीक है ना। और बेटा, मैं कभी नहीं कह सकता कि मेरे नोट से ही पेपर आएगा। ठीक है ना। ऐसे लोग तो बाबू बहुत महाज्ञानी होते हैं, महापंडित होते हैं। हम तो तुच्छ प्राणी। हम कैसे कह दे भाई साहब, जो मैंने करा दिया बस वही आएगा। तो बाबू, एनसीईआरटी में दिया हुआ हर अक्षर आ सकता है। ठीक है। पर फिर भी मुझे पता है बेटा, अगर मैं 100% की तरफ जाऊंगा ना, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। 14 हेडिंग अकेले कैपिटल स्ट्रक्चर में, अगर मैं सोचूं मैं वो 14 करा दूं, तो उसके चक्कर में जितनी मैंने याद कराई है ना और जितनी मशक्कत करी है मैं वो सब भी निकलवा दूंगा दिमाग से। तो मैं ऐसी भी कोई हरकत नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप 80 से 90% चैप्टर खत्म कर लो। वो 80 से 90% खत्म कैसे हो सकता है चैप्टर, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अब वो मैं 3 दिन लगाकर केस स्टडी कराऊंगा, जबकि केस स्टडी कोई ज्यादा नहीं है। 31-32 केस स्टडी है, तब भी 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी नई हेडिंग्स का डिस्कशन करना है। बेटा, हम सिर्फ उतनी ही हेडिंग्स करके जाएंगे पेपर में जितनी बोर्ड एग्जामिनेशन में पास्ट ईयर में आई है। वो पता लग जाएगा मुझे केस स्टडी से, और जितनी मेरी नोट्स में गिवन है। ऐसा होगा जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में 14 हेडिंग है, 6 हमने पढ़ी है, 3 या 4 और ऐड हो जाएंगी जो पास्ट ईयर में आई हुई है। ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल में हमने 6 पढ़ी हैं, 3 या 4 और ऐड हो जाएंगी बेटा जो पास्ट ईयर में आई है। 100% नहीं करा रहा, पर 80 to 90% हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, आप उतना ही कर लो। ठीक है ना। मैंने किसी भी साल ये कोशिश नहीं करी कि मैं चैप्टर को पूरा 100% करा दूं। ऑल्सो बाबू, अगर आपको लगता है कि मुझे 100% करना है, मेरी ये 10 हेडिंग रह गई, आप समझा दो तो मैं पक्का। अगर आपकी टेंशन है 100% करने की, तो मेरी कभी 99 नहीं मिलेगी आपको, मैं पक्का करा दूंगा जिसकी भी इच्छा हो। ठीक है जी। पर मेरे को ये लगता है कि 80 to 90% कर लो, मोर देन एनफ है। आज तक कभी भी बेटा मेरे इस फॉर्मूला के बाहर गई नहीं, कोई भी केस स्टडी नहीं है। ठीक है जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जा नहीं सकती, जा कुछ भी सकता है। पर मेरी कोशिश ऐसी है बेटा कि कुछ नहीं आए तो ज्यादा बढ़िया। तो वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला केस कराने से पहले, चलो मैं पहले कुछ बता ही दूं। एक काम करो, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन 6 हेडिंग लिखी हुई है आपने। अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कैश फ्लो पोजीशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और टैक्सेशन पॉलिसी, है ना। सेवेंथ ऐड करो शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। सेवेंथ हेडिंग ऐड करेंगे शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। करना पुत्र है डिविडेंड डिसीजन, शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। ठीक है। अब आज हेडिंग ऐड होती जाएंगी, कल भी होंगी, परसों भी होंगी। शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस हेडिंग ऐड करी, समझा दो, मेरी तरफ देखना। अब वो कंपनी इज आफ्टर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन, कोई जिंदा इंसान तो है ही नहीं। आपको भी पता किसके लिए वो काम कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। बाबू, तो इन्वेस्टर को खुश रखना कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझ सकते हो। अगर गलती से आपका इन्वेस्टर, बहुत सारे आपसे नाराज हो जाए और बेटा आपके शेयर बेचने शुरू कर दे, तो बेटा मार्केट में इमेज खराब होनी शुरू हो जाती है। अगर आपके शेयर मार्केट में बिकेंगे बिकेंगे, सप्लाई होगी, डिमांड नहीं होगी, शेयर प्राइस भी गिरेगा और बेटा इमेज भी खराब होगी। तो अब शेयर होल्डर को खुश रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है कंपनी के लिए। और कंपनी क्या करती है बेटा, अपने शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस जरूर जानती है। बाबू, शेयर होल्डर से जानना चाहते हैं आप रेगुलर डिविडेंड चाहते हो हमारे से, या हेल्दी डिविडेंड चाहते हो। देखो, एक तो कंपनी में ऐसे लोग हो सकते हैं, मान लो मेजर शेयर होल्डर ऐसे हैं जो कहते हैं ये रेगुलर डिविडेंड दो। आज आपने 20 रुपए कमाए, आप 20 दे दो। आपने 100 कमाए, आप 100 दे दो। आपने 50 कमाए, 50 दे दो। 80 कमाए, 80 दे दो। रेगुलर डिविडेंड चाहिए। कुछ तो शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस ऐसी होती है। कुछ शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस कैसी होती हैं बेटा, कि 20 कमाया मत दो, जब एक हेल्दी सम हो जाए मैं तो इकट्ठा दे दो। ठीक है जी। 20 कमाया मत दो, 50 कमाया नहीं दो, 100 कमाया, अब 20 50 100 ये इकट्ठा बांट दो 170। हमें ऐसा नहीं चाहिए चुटरम बुटरम। चुटरम बुटरम आप इकट्ठे करते रहो, रिटेनरिंग करते रहो, जिस दिन एक बल्क हो जाए उस दिन बांटो हमें तो। और बाबू, ये अलग लोगों की प्रेफरेंसेस है, ये अलग लोगों की प्रेफरेंसेस है। मैं बता देता हूं, जो ज्यादा एजड पर्सन हो जाते हैं उनकी प्रेफरेंस ये है, रेगुलर डिविडेंड दो।
छोटा कमाए छोटा, मोटा कमाए मोटा, हमें तो रेगुलर ही चाहिए। और ये यंगस्टर की प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है ना जी। जो कमाया वो नहीं बांटना, छोटा मोटा नहीं बांटना, बड़ा कमाया तो बड़ा बिल्कुल इकट्ठा, ठीक है जी। सर अगर आपके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनको चाहिए रेगुलर, उनको रेगुलर बांटते रहो, क्योंकि अपने शेयर होल्डर को खुश रखना ही सब कुछ है। और बेटा आपको लगता है आपके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनको एक हेल्दी डिविडेंड चाहिए होता है, तो रेगुलर मत बांटो, जब एक अच्छा सा इकट्ठा हो जाए तब बांटो। तो अब ये है हेडिंग शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। कंपनी जब भी डिविडेंड बांटने लगती है हमेशा अपने शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस जरूर कंसीडर करती है। बात समझ में आई? अब केस भी समझ में आएगा, पढ़ना जरा फटाफट से। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बीइंग हाइलाइटेड इन द अबव सिचुएशन। थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है पहला क्वेश्चन, बाकी सब ठीक है, पढ़ते रहो। Kobe Limited is an 87-year-old reputed consumer goods company. It is known for offering good quality electronic product at reasonable price. It has branches all over India. It has a large shareholder base. The shareholder desires that some dividend is paid every year on their investment. Company's management understand that it is important to keep the shareholder happy and satisfied. As a matter of policy, they declare a certain amount of dividend every year out of profit rather than reinvesting the whole as retained earning. कौन सा फैक्टर है? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। पहले बता देता हूँ, मैंने नोट्स में से लिख कर डिलीट किया हुआ है, ये कई साल मेरे नोट्स में हेडिंग रही है 7th नंबर पे, मैंने हटा दिया, मैंने कहा छोड़, कभी नहीं आती, बोर्ड में आ गई एक साथ, बस तब से कहानी खराब है। चलो ठीक है बाबू, फोर्थ क्वेश्चन आपको 1 सेकंड लगना चाहिए, फटाफट से करना, 1 सेकंड लगना चाहिए। कंपनी का आरओआई 10 से 12% है, और डेट के दो ऑप्शन है, एक में 9% से मिल सकता है ब्याज, एक में 12% ब्याज पे पैसे मिल सकते हैं। क्या अच्छा है कंपनी के लिए? कब डेट अच्छा है? मैंने आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट। क्यों? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलता है, याद हो तो, ठीक है ना जी। तो बाबू ऑप्शन ए इज बेटर, बी में तो लॉस होना शुरू हो जाएगा शेयर होल्डर को, ठीक है ना भाई। मैंने इतना बेस बनाया है, ऐसे तो क्वेश्चन को मैं क्या बोलूं, हवा भी ना लगने देना, वरना लाना था तुम्हारे पढ़ने पे और मेरे पढ़ाने पे, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को भी हवा नहीं दे दी तो, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से। और बेटा मैंने बैच में भी बोला था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की केस स्टडी आएगी, पहला काम आरओआई निकालना होगा, सीधा ईबीआईटी लिखना मत शुरू। आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, तो आपको पता होगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलेगा, ईपीएस बढ़ेगा। इफ आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नेगेटिव होगी, ईपीएस गिरेगा, ठीक है ना जी। पहला काम आरओआई निकालना है रादर देन ईबीआईटी लिखना। आगे बढ़ाते हैं इसी बात को बाबू। ये बहुत काम की केस स्टडी है, यहाँ से मैं 2 हेडिंग ऐड कराऊंगा, आप लिखो। चलो पहले वर्किंग कैपिटल में लिखो क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। एक हेडिंग है क्रेडिट अलाउड 7th, 8th हेडिंग है क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड मतलब बताओ, इधर देखना मेरी तरफ, पहले मतलब जान लेते हैं, केस स्टडी पढ़ लेंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं बेटा। आप एक कंपनी ऐसी हो, सामने देखना भाई, सब सामने देखना, मुझे लिखने वाला काम छोड़ दो। आप एक कंपनी ऐसी हो जो बेटा लोगों को लिबरल क्रेडिट देती है, आराम से उधार देती है। सर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम? ज्यादा है या कम? अगर आप थोड़ा सा सोच सकते हो, सर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। आप पीछे से खरीद कर लाए नगद सामान, दुकान भरती पूरी 12 लाख रुपए का सामान लिया, ठीक है जी। कस्टमर आया, उसने कहा जी उधार, उधार तो हम देते हैं, ले जाओ। उसने कहा जी कितने महीने में वापस करना होगा? अरे जब आपका मन करे तब वापस करना होगा। उसने उठाया 2 लाख का सामान, पैक किया, चलो जी। दूसरा है, उसने 2 लाख का पैक किया, चलो जी, दुकान खाली। अब क्या करोगे? और डालो वर्किंग कैपिटल। सर अगर आप क्रेडिट आराम से अलाउ करोगे लोगों को, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो ज्यादा ही होगी ना, दुकान पे ज्यादा ही चाहिए होगा ना वर्किंग कैपिटल, स्टॉक रखना पड़ेगा ना। समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं कहूं आप एक ऐसी कंपनी जो क्रेडिट तो अलाउ करती ही नहीं, बेचते ही कैश हो,
बल्कि कैश में भी आपके पास एडवांस पड़ा रहता है लोगों का। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम, लोगों के पैसों पे ही काम कर रहे हो, लोग एडवांस देके जाते हैं, उसी पैसे से सामान खरीद कर लाते हो, आपकी तो वर्किंग कैपिटल लगी नहीं रखी बिजनेस में। समझ में आ गई बात? क्रेडिट अलाउड एक ऐसा फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता होगा। समझ में आई बात? पक्का से? यार मेरे को लगता है अब तो दिमाग खुल गया होगा इस चैप्टर को लेकर, अच्छे से खुल गया होगा। चैप्टर शुरू किया था, मैंने बोला था मेरी स्ट्रेंथ है, और अगर आपको सच में स्ट्रेंथ ना लगी ना तो बेकार है मेरा पढ़ाना। क्लियर है ना? अब तो मेरे को लगता है अच्छे से माइंड खुला होगा सब। जैसे क्रेडिट अलाउड वाली बात है, ऐसे क्रेडिट अवेलमेंट वाली बात भी तो है, क्रेडिट अवेल्ड वाली बात है। मान लो मेरे बिजनेस के क्रेडिटर ऐसे हैं, प्लीज सामने देखो, मेरे बिजनेस के क्रेडिटर ऐसे हैं जो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं। इस बार मैं नहीं आराम से उधार देता, मेरे क्रेडिटर देते हैं, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। अगर वो आराम से उतार देते हैं और लिबरल क्रेडिट देते हैं, जितने मर्जी महीने बाद वापस करो, फिर मैं अपना क्यों लगाऊंगा 1 भी रुपया? सारा उनकी दुकान से स्टॉक लेके आऊंगा, अपनी दुकान पे रखूंगा, आराम से बेच के दूंगा पैसे, मेरे तो पैसे लगेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द राखी सीजन पे यही होता है। मैन्युफैक्चरर अलाउ करते हैं ट्रेडर्स को कि आप ले जाओ 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले राखी, लेकिन राखी के अगले दिन पूरी पेमेंट चाहिए, पूरा उधार लो पर अगले दिन पेमेंट चाहिए। तो सर आपके कहाँ पैसे लगे? आपने क्या करा? उन्हीं का तो पैसा इस्तेमाल करा। तो बेटा अगर मेरे क्रेडिटर इतने आराम से मेरे को क्रेडिट दे रहे होते हैं तो मुझे क्या टेंशन है वर्किंग कैपिटल लगाने की? मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, एंड वाइस वर्सा। अगर वो कहना है ना उधार तो हो जाओ, एडवांस देना पड़ेगा, सर मैं अगर एडवांस दूंगा और मेरे पास माल 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आएगा, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और मोस्ट ऑफ द थर्मल के बिजनेस में ऐसा ही होता है। जैसे जिनके पास भी, अगर आप शहर में जानते हो, मैं तो जानता हूँ, डिक्सी स्कॉट की फ्रेंचाइज, रूपा के डिस्ट्रीब्यूटर या अमूल के डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं बाबू, अब पेमेंट जा चुकी होगी, जून में चली गई होगी थर्मल की पेमेंट, नवंबर में माल आएगा अपने पैसों का। अब सोचो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। जो दुकान पे सामान रखा है उसके तो पैसे फंस ही रखे हैं, बल्कि एडवांस देना पड़ रहा है 6 महीने पहले। क्लियर है बेटा बात? बात समझ में आती है अच्छे से? दोनों हेडिंग क्लियर है, क्रेडिट अलाउड भी अवेल्ड भी। अब बाबू इस केस स्टडी को करने में फिर मिनट ना लगाना, फटाफट से पढ़ना। सर पढ़ा के समझ में आ गया होगा, और अगर मैं सच बात बोलूं तो सेम हैपेंड विद क्रेटा, स्पेशली फॉर द ब्लैक कलर। लोगों ने क्या किया, Hyundai को एडवांस दिया भाई, 6 6 महीने की बुकिंग रही है क्रेटा पे। जो अच्छी गाड़ियां होते हैं उनके हालात यही हो जाते हैं, एक्सयूवी 700 के साथ भी सेम। 6 6 महीने की बुकिंग पे बिकी। लोगों ने क्या करा, अपना 55 7 7 लाख रुपए एडवांस दिया, कंपनी ने दिया कि 4 महीने बाद का कोई टाइम, किसी को 4.5 का, किसी को 6 महीने का भी टाइम दिया कि 6 महीने बाद आना, गाड़ी उठा के लेके जाना। अब आप सोचो Hyundai के अपने पैसे कहाँ लगे? आपके 6 7 लाख रुपए आए हुए हैं, वही बरते, उसी से ही सामान खरीदा, रॉ मटेरियल एसेसरी जो भी खरीदना था उन्होंने, और बेटा वही गाड़ी आपको दे दी, बाद में बैलेंस अमाउंट ले लिया। सर अगर आपने क्रेडिट अलाउ ही नहीं करा बल्कि एडवांस लिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो आपकी नेचुरली बहुत कम हो गई। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। इस चैप्टर में बेटा सुस्त नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ये सुस्ती वाला चैप्टर नहीं है, सारी सुस्ती निकाल देगा। ठीक है जी, बात क्लियर है ना? आगे बढ़ सकते हैं। अभी 3 ही केस स्टडी हुई है, 31 तक जाना है, बहुत बड़ी जंग है, पता नहीं कितने फैक्टर और ऐड हुए हैं अभी। बाबू आप एक काम करेंगे, ये केस D4 जहां पर लिखा हुआ है मैंने, ये पढ़ना शुरू करेंगे, इसमें भी मुझे 2 बातें नहीं बतानी पड़ेंगी। ठीक है जी, आप पढ़ना, सीधा सीधा पढ़ते हैं, 4 लाइन का केस है, इसमें कंफ्यूजन वाला कोई मुद्दा नहीं होता, पढ़ना। ये लाइन काम की है, शाम लो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है फिक्स कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में कम पैसा लगाना चाहता है। कहता है एडवाइस हिम इन टेकिंग सुटेबल डिसीजन रिगार्डिंग नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव दैट ही नीड्स टू टेक फॉर द पर्पस। बाबू वो कहता है, पहली बात तो उसने क्लियर कर दी कि फिक्स कैपिटल में कम पैसा लगाने, फैक्टर भी उसने बता दिए। कहता है बताओ कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस यूज करना चाहिए, क्या स्केल ऑफ ऑपरेशन, और उसके पास क्या फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव है।
बाबू फिक्स कैपिटल में पहले एक हेडिंग ऐड कर दो, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, फटाफट से। फिक्स कैपिटल में सबसे पहले फिक्स कैपिटल में लिखा होगा, फिर वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में एक बात ऐड कर लो, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। करा आपने ऐड? अब मेरी तरफ देखना बाबू। उसने पूछा क्या नेचर ऑफ बिजनेस यू चूज करे। आप उसे कहो चुपचाप से ट्रेडिंग कंसर्न बना ले या सर्विस कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग में मत जाइयो। क्यों? वहां फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा लगती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन पूछा तो है ना, स्मॉल स्केल चूज कर ले, मीडियम स्केल में और ज्यादा, और बाबू लार्ज स्केल पे तो और ज्यादा फिक्स कैपिटल लग जाएगी बाबू। फिर उसके बाद आती है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव वाली बात, मैंने समझाई नहीं है, अब समझाता हूँ फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव क्या चीज होती है। देखो बेटा, आप एक दुकान खरीदना चाहते हो, लेट्स सपोज, ठीक है, और खरीदना चाहते हो नवाबगंज चौक पर, ठीक है। आपके पास ना बेटा दो तीन ऑप्शन होते हैं उस दुकान को यूज करने के, ठीक है ना। ये एक ऐसा मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिसको मैंने 11th क्लास में थोड़ा सी बात बताई थी, याद आ गया होगा, कईयों को आ गया होगा, कोर्स में ही था। मतलब कोर्स में तो होता सब कुछ है, और टीचर्स को जो नहीं आता बड़ा शौक होता है, फटाफट से काट दो भाई, सीबीएसई ने कटवा दिया, ऐसे बोला जाता है। ठीक है जी, मैंने बताया था याद आ जाएगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है, और कईयों ने सिर हिला दिया कि याद आ गया, क्या बात चल रही है। सर एक चीज होती है प्रॉपर परचेज से, ठीक है। आप बेटा दुकान पर गए, आपने कहा जी मैं खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, ये आपकी दुकान, आप क्या प्राइस पर दोगे? तो मैंने जी 1.5 करोड़ में दूंगा। मेन चौक की दुकान है, नवाबगंज चौक पे दुकान है, अच्छी खासी चलती है, 1.5 करोड़ से कम अमाउंट देना नहीं चाहती। एक तो तरीका ये है। अच्छा अगर आप ये खर्च दो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। वो दूसरा तरीका होता है रेंटिंग। इसमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज जीरो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ती है। और वो आपने कहा जी अगर मैं ना खरीदूं तो, और मैं रेंट पे चाहता हूँ इस दुकान को, कहता 50,000 रुपये महीना किराया जी आप ले। लेकिन बेटा 1.5 करोड़ रुपए तो नहीं लगे, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल जीरो हो गई, ठीक है ना जी। और बेटा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई, डे टू डे खर्चे बढ़ गए, हर महीने 50,000 निकाल के पहले इनको देने, ये चीज बढ़ गई आपके से, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है बेटा लीज, जिसको बेटा हम पगड़ी बोलते हैं हिंदी, कुछ लोग पट्टा भी बोलते हैं, पर पगड़ी इज अ वेरी फेमस वर्ड। और बेटा 99 साल की लीज होती है जनरली, 99 ईयर्स। और वो लीज क्या देती है आपको? राइट टू यूज द एसेट, एसेट को इस्तेमाल करने का अधिकार देती है। एंड लीज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। यहाँ क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी को बिल्कुल वैसे ही यूज करने का अधिकार आता है जैसे मालिक को आता है, पर आप ऑनर नहीं हो, सिर्फ यूज करने का अधिकार आ रहा है, ठीक है जी। बाबू आपको क्या करना पड़ता है, एक अमाउंट लमसम में पे करनी पड़ती है, एज वेल एज बेटा मंथली रेंट भी देना पड़ता है। तभी मैं बोल रहा था इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ तो सीधा लमसम अमाउंट ही 1.5 करोड़, यहाँ सिर्फ रेंट दिया 50,000 रुपये महीना। बेटा लीज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि एक अमाउंट लमसम भी जाएगी और एक अमाउंट रेंट के तौर पर भी जाएगी। तो वो लमसम अमाउंट जाती है बहुत ठीक ठाक, ठीक है ना। बट ये समझ लो जितने में मालिक बनोगे उससे थोड़ी सी कम, जैसे कि उसने कह दिया लमसम 1 करोड़ रुपए, वैसे 1.5 करोड़ जाते हैं। और मंथली क्या दोगे? मंथली जो ये रेंट रहता है, लीज रेंट रहता है, बहुत कम रहता है, बड़ा नॉमिनल सा, 1,000 रुपए महीने। समझ में आई बात? पर बेटा कभी एक्चुअल ओनर बनोगे इस प्रॉपर्टी के? कभी भी नहीं बनोगे, बस आपके पास राइट टू यूज द एसेट आ गए, ठीक है। 99 साल तक बरत सकते हो, इंसान की गारंटी एक दिन की नहीं, लीज की गारंटी 99 साल की। बाबू 99 साल तक प्रॉपर्टी को बरत सकते हो, उसके बाद प्रॉपर्टी एक्चुअल ओनर के पास वापसी चली जाएगी, ठीक है जी। अब बाबू बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे दिमाग में, मुझे पक्का पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना उठे। 3-4 क्वेश्चन मैं खुद ही उठाकर आंसर कर देता हूँ, उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन बचे तो पूछ लेना, मोस्ट वेलकम, ठीक है जी। आपको पता बाबू इस चीज में तो खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, जब बोल देते हैं कि पूछो तो पूछ लेना। बाबू आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता देता हूँ कि अगर आप सहारनपुर सिटी में रहते हो, और मैं अगर आपको ये बात नहीं बता पा रहा हूँ, मैंने 11th क्लास में भी बोला था, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ना नॉलेज में बहुत पीछे लेकर जा रहा हूँ। टीचर लोगों के लिए कहना बहुत आसान है, सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक नहीं है, काट दो। मुझे अच्छे से पता है, जो मेरे पास नहीं पढ़े हुए किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है टॉपिक। पढ़ा है प्लीज, पढ़ा है स्कूल में? ओके तो बहुत बढ़िया बात है बाबू।
लेकिन बात बड़ी सिंपल सी ये है कि सहारनपुर की 60% कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लीज पर है। तो ना बताना तो यार फिर ये है ना कि पता क्या लगा पाओगे। अगर सिटी में भी रह गए और कल को बेटा इन चीजों के बारे में समझ ही नहीं है तो बात क्या है बाबू। 2-3 क्वेश्चन में क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर पाऊंगा? सर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पर ली है, क्या आप प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर पाओगे? नहीं बेटा, किसी भी हालात में नहीं। आपके पास राइट टू यूज द एसेट है, राइट टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी कभी नहीं है। कहने का मतलब क्या, मैं एक एग्जांपल देकर क्लियर कर दूं। आपने नवाबगंज शॉप पर ग्राउंड फ्लोर की दुकान लीज पर ली, ठीक है जी, लीज पर ली। अगले दिन आपने सुबह 4 दीवारी खड़ी करनी शुरू कर दी। मालिक आया जी ये क्या करो? कहते जी 4 दिन बाद लेंटर है ऊपर की दुकान पे। किसने दिया आपको राइट? कहते आपने दिया। बेटा राइट टू यूज द एसेट है, राइट टू मॉडिफाई द एसेट नहीं है। आप प्रॉपर्टी मॉडिफाई नहीं कर सकते। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो भाई, ये तो 4 दीवारी खड़ी करके लेंटर डालने वाली बात है, तो बहुत बड़ी बात है। इवन मालिक इतने खराब होते हैं कि स्प्लिट एसी की फिटिंग तक नहीं कराने देते। उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है मालिक से कि 2 हॉल कैसे कर दिया आपने प्रॉपर्टी में, मुझसे पूछे बिना। इतनी खतरनाक चीज हो जाती है ये। आपके पास सिर्फ राइट टू यूज एसेट आता है, मॉडिफाई नहीं। क्लियर है बात? पक्का से समझ में आई बात? अच्छा तो आप बताओ, मान लो वैसे 2 टर्म का इस्तेमाल होता है बीच में, वन इज लेसर। लेसर कौन है? एक्चुअल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और बेटा सेकंड वन इज लेसी। लेसी कौन है बेटा? जिसके पास राइट टू यूज द एसेट है, जिसने 1 करोड़ दिए हैं और 1,000 रुपए महीना रेंट दिया, ठीक है। बाबू इसका नाम है ए, लेसी का नाम है बी। लेसी के पास ना 20 साल जा चुके हैं, 1,000 रुपये महीना दिए जा रहा है, मुझे कर ही जा रहा है, ठीक है। 20 साल के बाद इसको लगता है यार मेरी ना रिटायरमेंट की एज है, मुझे और काम धंधा नहीं करना, मैं बंद करना चाहता हूँ। बेटा इसने ग्राहक भी ढूंढ लिया जिसको ये प्रॉपर्टी दे सकता है, चिपका सकता है। तो वो ग्राहक भी इसको अच्छा खासा मिल गया, मिस्टर सी। क्या बेटा बी सी को प्रॉपर्टी बेच सकता है? क्या बी सी को प्रॉपर्टी बेच सकता है? बेटा बेच कैसे सकते हो जब आप खुद ही एक्चुअल ऑनर नहीं हो, तो दूसरे को कैसे दे दोगे? नहीं दे सकते। बट अगर ए की रजामंदी आपके साथ मिल जाए तब आप सब कुछ करा सकते हो। कैसे करा सकते हो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। किसी ने लीज डीड तो नहीं पढ़ी ना आज तक? नहीं पढ़ी ना लीज डीड? चलो ठीक है, मेरी तरफ देखना बाबू। अगर ए की रजामंदी बी के साथ मिल जाए ना तो सब कुछ करा सकता है। कैसे? मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। अब वो बी ने ना सी को कहा देख मेरी बात सुन, मैं तो ये दुकान छोड़ रहा हूँ, मैं तेरे को 99 साल की लीज पर दोबारा दिलवा दूंगा, ठीक है। चाहे मैंने 20 साल बरत थी, मैं तेरे को 99 साल पे दोबारा दिलवा दूंगा। एक काम कर ले, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और मंथली रेंट 2,500 रुपए। बाबू ये बात कैसे तय हुई? आपने ए को पटाया कि मेरे नाम से लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर, हम क्या कर रहे हैं, तो सी के नाम पर नया लीज एग्रीमेंट बना। बाबू ए मान जाता है प्रोवाइडेड उसकी 2 शर्तें पूरी कर दो तो। पहली शर्त है रेंट बढ़ेगा, और ऑब्वियसली बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। एक का 2,500 हो गया, बढ़ गया। दूसरी शर्त, आप मैक्सिमम लीज डीड पढ़कर देख लेना, शहर की मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ी है। लीज डीड में यही लिखा होता है बेटा कि अगर किसी रेट पर बी ने सी को प्रॉपर्टी बेची, उसका 25% एक ही जेब में जाएगा। अब कितने रुपए की बेची? 2.5 करोड़। कितने में ली थी? 1 करोड़। क्या डिफरेंस है? 1.5 करोड़ का। 37.5 लाख रुपए इसको मिलेंगे 1.5 करोड़ से। 37.5 लाख इसके और 2,500 रुपये महीना रेंट। 20 साल के बाद सी को लगा मैं डी को बेचना चाहता हूँ, बेच। अब उसने बेची 10 करोड़। डिफरेंस आप देख लो, उसका 25% और रेंट भी बढ़ेगा। शहर में एक मार्केट ऐसी है जिसमें 56 दुकानें, 56, सारी लीज पर। ऑनर को जानता हूँ बहुत अच्छे से। हर साल एक प्रॉपर्टी बिकती है, एक दुकान बिकती है, कोई नया ओनर आता है, लीज भी ट्रांसफर होती है, रेंट बढ़ता जाता है। हर साल वो एक नई कार खरीद कर लाता है सिर्फ इस पैसों से। 56 दुकानें उसके पास लीज पर, एक ही मार्केट में। नाम नहीं लूंगा, फिर कभी कर लेंगे उसकी बात, ठीक है। लीज मैंने ऑप्शन बता दिया आपको, नहीं तो देखना।
मुझे लगता है मेरे को जितनी नॉलेज देनी थी मैंने उतनी दी थी। अब आप पूछो, आपका कोई क्वेश्चन लीज के रिगार्डिंग है तो कुछ है तो पूछो, मोस्ट वेलकम। नहीं तो बेटा आगे बढ़े। जो समझ ही नहीं आई मेरे बात। आप ही दोगे ऑब्वियसली, आप ही बरत रहे हो लेसी। बाबू ये बात तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली बात तो कभी भी लेसर के ऊपर लग ही नहीं सकती ना। इवन मैं रेंट पर था तो भी मैं ही देता था, लैंडलॉर्ड क्यों देगा? ठीक है ना। और फिर लीज तो और बड़ी चीज हो गई। रही प्रॉपर्टी पे आप रहे हो सारा दिन तो आप ही दोगे। और आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, एक भी बैंक प्रॉपर्टी को रेंट पर नहीं लेता। आपको पता है क्या दिक्कत है रेंट में ऐसी कि बैंक प्रॉपर्टी को रेंट पर नहीं लेता? कोई भी बैंक। भाई रेंट एग्रीमेंट मैक्सिमम 11 महीने का होता है। हर 11 महीने बाद रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है। बैंक कैसे ले सकता है रेंटिंग पर? आप समझो, आज आपने बैंक रेंट पर लिया, जगह रेंट पर ली, बैंक को फिटिंग कराने में 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है। आपकी जगह पर बैंक कम से कम 10 से 15 पेटी खर्च कर देता है फिटिंग्स फिटिंग्स में। आप किसी भी जगह को उठाकर देख लेना और विजिट करके देख लेना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा 10 से 15 लाख बैंक के लगे कि नहीं। और 2.5-3 महीने का समय गया होगा कि नहीं गया होगा। ठीक है जी। और 8 महीने बैंक रहा, आपने कहा जी खड़े हो बैंक निकलो, मैं तो नहीं करता रिन्यू एग्रीमेंट। बैंक तो पागल हो जाएगा भाई। 15 पेटियां खर्च करा दी, 3 महीने का समय लग गया, 8 महीने के बाद आपने कहा जी चलते बना। बैंक कर सकता होगा ये काम? बैंक जितनी भी प्रॉपर्टी लेता है ऑन लीज लेता है, और कम से कम 20 साल की। 20 साल, 25 साल, 20 साल, 25 साल, इससे कम बैंक प्रॉपर्टी लेता ही नहीं। ठीक है। मुझे लगता है मैंने बहुत समझ दे दी, बाकी तो आप देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो बढ़िया। चलो नहीं है तो बहुत बढ़िया। इधर देखना सर, जब उसने मुझसे पूछा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव इस केस स्टडी में, तो आपको क्या लिखना है? सर पहले बताया ना शाम ने कि मैं फिक्स कैपिटल में कम इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसको कभी सलाह मत दो कि प्रॉपर्टी खरीद। क्या सलाह दो? या तो प्रॉपर्टी रेंट पर ले या प्रॉपर्टी लीज पर ले। ये आपकी फिक्स कैपिटल को कम रखेगा, ये तो जीरो ही रखेगा। और ये आपकी फिक्स कैपिटल को कम रखेगा, कहाँ 1.5 करोड़ कहाँ 1 करोड़, 50 लाख का तो फर्क पड़ ही रहा है। समझ में आई बात अच्छा से? अभी मैंने जितनी भी हेडिंग ऐड करी सब क्लियर है। डिविडेंड में है मैंने ऐड करा शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, वर्किंग कैपिटल में हमने ऐड करी क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड, और फिक्स कैपिटल में फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। सब अच्छे से क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं फिर। बहुत बढ़िया बाबू, आप पढ़ोगे, आपने ही पढ़ना है, और सॉल्यूशन भी आपसे ही निकल जाएगा। आप करना सर। पुत्र आपने केस पढ़ा होगा तो डिस्कशन यही है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे थे। लैंड परचेज करेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है। लैंड परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, समझदार हो। फिक्स कैपिटल की बात चल रही है, यानी कि कौन सा डिसीजन? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके के होते थे, है ना। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से तो कर सकते हो, या फिक्स एसेट्स में, या वर्किंग कैपिटल और डे टू डे खर्चों में। इसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन की तो बात चल रही है। उसको अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर लिख दोगे, तीन ही है, यहाँ कोई नया ऐड नहीं होगा, एनसीईआरटी में भी तीन है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। कोई दो लिख देना जो आपको पसंद हो। कहता है also state any one reason which makes it important for the above decision to be made carefully। कोई एक फैक्टर बता दो जिसकी वजह से आपको लगता हो कि ऐसे डिसीजन केयरफुली लेने चाहिए। मेरे पास चार हैं। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व्ड, रिस्क इन्वॉल्व, इरिवर्सिबल डिसीजन। कोई भी एक लिखाना चार में से। कभी तो समझो, मैं हेडिंग याद कराता हूँ, क्यों कराता हूँ? केस स्टडी हो नहीं सकती। आगे बढ़ो। मैंने अभी कराया नहीं है टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग, ये पढ़ा हुआ है पेंडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है अभी तक आज के लेक्चर में, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आएगा। अब वो एक बात बताओ,
जब हमने फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ना शुरू करा था ना, जो लास्ट लेक्चर था जो मैंने पढ़ाया था, उसमें एक दो बच्चे एब्सेंट थे, वो बात ही कान खोल के सुन लो, बाकी के लिए रिवीजन है। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन में भी आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, कहाँ से फाइनेंस करूँ अपने प्रोजेक्ट को। और कैपिटल स्ट्रक्चर में भी यही सोचना पड़ता है ना, कि कहाँ से लाऊं। बट कैपिटल स्ट्रक्चर मेनली रिलेट करता है डेट और इक्विटी से, सोचना वहां पे भी वही पड़ता है। इन सिचुएशन में डेट से लेंगे पैसा एंड वाइस वर्सा में हमेशा बोलता। बाबू मैंने ना एक बात बताई थी कि केस स्टडी के लिए एक ही चीज हिंट होती है, वरना बच्चा कंफ्यूज रहता है फाइनेंसिंग डिसीजन कहाँ लिखो या कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ लिखो। जहां भी आपको दिख जाए ना केस स्टडी में डेट इक्विटी रेशो ये और ये है, बस समझ जाना आंसर इज कैपिटल स्ट्रक्चर। जहां जिस केस स्टडी में दिख जाए डेट इक्विटी रेशो ये और ये है, वही हिंट कैपिटल स्ट्रक्चर का, अदरवाइज आंसर इज फाइनेंसिंग। ठीक है, पूरी जान लगाओ, जितनी जान लगा सकते हो। ये केस स्टडी मुझे अच्छे से सॉल्व चाहिए। पढ़ा केस? थोड़ा सा तो पढ़ा होगा या थोड़ा भी नहीं पढ़ा? बेटा केस एक बार पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो बहुत बार पढ़ा था, मैं फटाफट से डिस्कस करूंगा, साइड हो जाऊंगा, प्रॉब्लम रहेगी आपको बताना। अच्छा डेट इक्विटी रेशो का हिंट है, ये भी नहीं पता तो फिर केस क्या पढ़ा तुमने? क्लियर कट लिखा हुआ है भाई, इतने परसेंट पैसे उसको इक्विटी से चाहिए, इतने परसेंट पैसे डेट से चाहिए। हिंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले, उसने पूछा था बेटा कौन सा कंसेप्ट है, पता तो लग गया भाई कैपिटल स्ट्रक्चर है कंसेप्ट। कहता है स्टेट द फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंसेप्ट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बाबू इसको अफेक्ट करने वाले चार फैक्टर हैं, अभी आपको बता देता हूँ, एक आध आपने लिखा भी नहीं लिया होगा, लेकिन आप पढ़ दो एक बार ढंग से सारे, ताकि मैं डिस्कस कर सकूं ढंग से। हाँ जी सर। कोई फैक्टर मिला एक भी, किसी को भी हैंड रेस करना, बोलना मत। एक भी फैक्टर मिला किसी को भी? क्या बात कर रहे हो? हाँ बहना, कैश फ्लो पोजीशन। बाबू ये पढ़ो। अच्छा मैं क्या बोल रहा था कैश फ्लो पोजीशन में, अगर मेरे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है कि सारे फिक्स्ड खर्चे देने के बाद मैं दो फिक्स्ड खर्चे और निकाल सकता हूं, एक इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट, देन ऑलवेज रेज योर फंड फ्रॉम डेट एंड वाइस वर्सा। पढ़ना जरा, कुछ बातें लगभग सेम। The company could generate cash flow which not only cover fixed cash payment obligation but also create sufficient buffer। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है कि सारे फिक्स खर्चे देने के बाद भी बफर बच रहा है। कितना बड़ा हिंट यार। और मैं कहता हूँ मेरे वर्ड ही सुन लिया करो, आधी से ज्यादा केस स्टडी तो ऐसे खत्म हो जाएंगी भाई। एक बात और, किसी को इसके अलावा कोई और फैक्टर दिखा? बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ आई से, यस, क्या बात कर रहे थे। He also apprised him that issue of debt will not dilute the control of equity shareholder। कंट्रोल नहीं छीनने का आपका, दो तो सबको मिलने चाहिए थे। अब जो दो नहीं मिले वो मैं बताता हूँ, टेंशन है लो। एक काम करो, कैपिटल स्ट्रक्चर में दो हेडिंग लिखो, टैक्स रेट और रिस्क कंसीडरेशन। टैक्स रेट और रिस्क कंसीडरेशन कैपिटल स्ट्रक्चर में, टैक्स रेट और रिस्क कंसीडरेशन। ठीक है, इधर देखना मैं तो। अच्छा क्या बताओ, डेट को फेवर करने वाले फैक्टर बताना कौन कौन से हैं, जो चीजें डेट को फेवर करती हैं। चार बातें ऐसी हैं, मैं तो समझा समझा के थक गया। चार बातें ऐसी हैं जो डेट में होती हैं, इक्विटी में कभी नहीं हो सकती, जन्मों जन्मों तक नहीं हो सकती। क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट कम, टैक्स सेव करा कर देता है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज। आपको पता है एक चीज डेट के अगेंस्ट होती है, वो पता है क्या है? देखो यहाँ मैंने हेडिंग लिखवाई है रिस्क कंसीडरेशन। यहाँ उस रिस्क से मतलब नहीं है वो जो मैं उस दिन टेबल में बताता था कि डेट में हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क है, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल रिस्क की।
ये टर्म आपने कभी नहीं पढ़ी, मैं आज फर्स्ट टाइम पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए आराम से सुनना। बाबू डेट को फेवर करने वाले 4 फैक्टर हैं, ये बात मैंने भी रिवाइज भी कर दी और मैं 11 से बोलता आ रहा हूँ, 3 फैक्टर तो ठीक है ना। एक चीज लेकिन डेट के हमेशा अगेंस्ट है, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। ये क्या चीज होती है? फर्म्स इनएबिलिटी टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल रिपेमेंट। देखो अगर मैं हद से ज्यादा डेट लेने लगूंगा ना, तो बेटा शायद किसी दिन मैं अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस पे ना कर पाऊं, शायद ब्याज ना दे पाऊं, शायद प्रिंसिपल ना दे पाऊं। डेट लेना अच्छा है, 4 चीजें फेवर भी करते हैं उस चीज का, पर इसका मतलब ये नहीं होता बेटा कि मुझे बिजनेस में अगर 1 करोड़ की होता है 100% पैसा मैं डेट से भी लूंगी, 100% भी नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है जब मैं डेट से ज्यादा पैसा लेना शुरू कर देता हूँ। मैंने 50 लाख ले लिए, मैंने 60 ले लिए करोड़ों में से, मैंने 70 ले लिए, मैंने 80 ले लिए और मैंने 90 ही ले लिए 1 करोड़ में से, और अपने लगाए सिर्फ 10 लाख। सर आपको पता है कि जैसे जैसे मैं डेट की तरफ भागता जा रहा हूँ ना, बहुत सारे फैक्टर उसको फेवर कर रहे हैं, पर एक फैक्टर उसके अगेंस्ट हमेशा चल रहा है, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क, जिसकी एनसीईआरटी में एडिंग रिस्क कंसीडरेशन है। क्या होता है फाइनेंशियल रिस्क? firms inability to meet its fixed financial charges like interest and the principal repayment। समझ में आई बात? पक्का से? ठीक है, और यहां पर ये बात आई भी हुई है, यहां से पढ़ना मिस्टर सेठ से। Mr. State also suggested him to take loan from financial institution as the cost of raising fund from financial institution is low, though this will increase the financial risk, but will also raise the return to the equity shareholder। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं पढ़ा देता हूँ आपको, एक बार पढ़ना जरा, रिस्क कंसीडरेशन। मेरे बैच में कुछ सरस्वती विहार से है? सरस्वती विहार से एक भी नहीं है? अब डन? क्लियर है बात? जब भी हेडिंग होगी रिस्क कंसीडरेशन, इसका मतलब है फाइनेंशियल रिस्क आपको एक्सप्लेन कर, ठीक है जी। और एक बार टैक्स रेट, टैक्स रेट में आप वही बात लिखोगे कि ये टैक्स सेव करा कर देता है, पर मुझे एक अलग एंगल देना है, थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा करोगे। टैक्स सेव करा के देता है, डेट सबको पता है, याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था बैच में जहां मैंने कंपेयर किया था, टाइम इतना हो गया क्या, जहां मैंने कंपेयर भी किया था डेट और प्रेफरेंस को। पर मैं बाबू एक आखिरी बात बोल रहा हूँ, वो बोलनी है, आज ही बोलनी है, कल डिस्कशन नहीं हो सकता। बाबू मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, वन ऑप्शन इज डेट, 10% इंटरेस्ट पर आएगा पैसा, दूसरा प्रेफरेंस, 10% प्रेफरेंस डिविडेंड पर आएगा पैसा। दोनों सिचुएशन में ईबीआईटी इज 4 लाख, मैंने बैच में सेम एग्जांपल कराया, और दोनों केसेस में मान लो टैक्स रेट इज 30%, कि सरकार टैक्स लेगी तो 30 लेगी। याद है आपको, हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, तब भी पैसा इक्विटी के लिए ज्यादा यहीं पर बच रहा था, है ना। दोबारा करते हैं फटाफट से ताकि मैं बात और बोल सकूं। सिचुएशन वन इज डेट, सेकंड वन इज प्रेफरेंस। ईबीआईटी 4 लाख, बाबू माइनस करो, फिक्स सीक्वेंस है, सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करो। बाबू 10 लाख का 10%, कितना इंटरेस्ट देना है? 1 लाख। प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस की कॉस्ट इंटरेस्ट नहीं होती। 3 लाख, यहाँ बेटा 4 लाख, माइनस कराओगे टैक्सेस, कितने टैक्सेस? 30%। बाबू याद आया ये एग्जाम्पल? इधर देखना प्लीज मेरी तरफ। बाबू डेट एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसकी कॉस्ट विच इज इंटरेस्ट टैक्स के डिडक्ट होने से पहले डिडक्ट होती है। एक लौता ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसकी कॉस्ट टैक्स से पहले डिडक्ट होती है। अगर ये टैक्स से पहले डिडक्ट होती है, क्या करती है? मेरी अर्निंग को कम कर देती है। देखो इस अर्निंग के कंपैरिजन में मेरी अर्निंग कम, दैट्स व्हाई मेरी टैक्सेस भी कम, दैट्स व्हाई मेरी ओवरऑल अर्निंग ज्यादा, है ना।
बाबू 30,000 रुपए का फर्क है, 30 के 30,000 रुपए का फर्क कहां से जनरेट हुआ? टैक्सेस से जनरेट हुआ। बैच में यही समझाया हुआ है। अरे छोड़ो, 11 क्लास की वीडियो दिखाऊं तुम्हारे बैच की? 11 में यही समझाया हुआ, सेम बात, सेम एग्जांपल है, फिगर्स तक सेम है, याद हो तो। ठीक है जी, 30 के 30,000 रुपए यहीं पर सेव हुए। एक बात बताऊं आपको, अपने एनसीईआरटी में बात इस एंगल से लिखी गई है, ठीक है ना? हैं कुछ महारथी टीचर जो एनसीईआरटी से बता तो देते हैं जी ये ऐसे हुआ, पर कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कैसे हुआ न्यूमेरिकली। मैं आपको जरा थोड़ी सी बात बताता हूँ। बेटा आपको पता है डेट की कॉस्ट आपको क्या पड़ती है? इधर देखना, अगर यहाँ पर डेट की कॉस्ट लिखी हुई है 10%, आपको पता है डेट कितने का पड़ेगा? इसका नहीं पड़ेगा, 7 का पड़ेगा। कैसे बाबू? डेट की कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। डेट एक्चुअली में आपको 7% का पड़ता है। ये बात एनसीईआरटी भी लिखती है कि डेट की एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। और एक दो टीचर पंगा तो ले लेते हैं, शुरू तो कर देते हैं इस बात को कि ये लिखना तभी नंबर दूंगा, ये दूंगी, पर बता नहीं पाते कैसे हुआ। अब मैं आपको सिखा भी देता हूँ ये कैसे हुआ। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पर डेट की कॉस्ट 1 लाख रुपए पड़ी? 70,000 पड़ी। मैं प्रूव कर देता हूँ। 1 लाख की कॉस्ट पड़ी, 30,000 रुपए टैक्स में बचे। एक्चुअली मैंने कितने दिए? 70,000। 10 लाख रुपए लिए हुए और 70,000 ही पे करे। एक्चुअली मुझे डेट 10% का थोड़ी पड़ा, कितने का पड़ा? 7%। मैंने प्रूव कर दिया। डेट बेटा टैक्स बचवा लेता है आपका। इनडायरेक्टली उसकी अगर कभी कॉस्ट निकालनी हो ना तो ऐसे निकाल लिया करो, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि वो ये बचवा कर देता है आपको। समझ में आई बात? ये लिखना है टैक्स रेट। ठीक है, मैंने 2 हेडिंग ऐड करा दी आज कैपिटल स्ट्रक्चर में भी। काफी सारी हेडिंग ऐड होगी और काफी सारी रहती है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।